Hi guys, welcome to Abhyas classes. I am your educator Pratik Morwal. This is your daily current affairs session morning sprint. एक बहुत ही प्रिसाइज एग्जाम ओरिएंटेड और इजी टू अंडरस्टैंड रहने वाला करंट अफेयर्स का सेशन जो उन सभी स्टूडेंट्स को टारगेट करता है जो यूपीएससी, एसएससी, बैंकिंग, डिफेंस या किसी भी स्टेट के पीसीएस की प्रिपरेशन कर रहे हैं। इस क्लास में जो इन्फॉर्मेशन के सोर्स रहते हैं वो रहते हैं न्यूज़पेपर, पीआईबी और एआईआर। क्योंकि जो रिसेंटली आपने देखा होगा यूपीएससी का ट्रेंड है, जो करंट अफेयर्स पूछ रहा है वो पीआईबी और एआईआर से पूछ रहा है, इसीलिए क्लास आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। आपको करना क्या है, आपको डेली क्लास के साथ कंटिन्यूटी बनाए रखनी है। चैनल नया है तो सब्सक्राइब करना है और क्लास पसंद आती है तो इसको शेयर भी करना है। तो आइए स्टार्ट करते हैं 30 जुलाई 2026 का हमारा सेशन। लेकिन उससे पहले हमारा डेली का जो रिचुअल रहता है, 29 जुलाई की हेडलाइन देखते हैं अपन क्या क्या न्यूज हमने कवर की थी। पहली न्यूज थी, असम में 2026 की विनाशकारी बाढ़ आई है। ठीक है, 7 प्रमुख कारणों ने बढ़ाई तबाही। हमने 7 रीजन जाने थे असम में बाढ़ क्यों आया है, फ्लड क्यों आया है, और वन ऑफ द मेन रीजन क्या था उसका, ब्रह्मपुत्र रिवर। ठीक है। दूसरी इंपॉर्टेंट न्यूज थी, कैस्पियन सी में जहाज पर हमले के बाद यूक्रेन ईरान तनाव और गहराया। यूक्रेन ने ईरान के जहाज पे हमला कर दिया है कैस्पियन सी में। यूक्रेन का कहना है कि वो मिलिट्री शिप था और ईरान का कहना है कि वो कमर्शियल शिप था। इसी बात पे दोनों का झगड़ा बढ़ रहा है। तीसरी इंपॉर्टेंट न्यूज, जो जंतर मंतर में प्रोटेस्ट हुआ था तो उन प्रोटेस्टर्स की पहचान के लिए दिल्ली पुलिस ने फेशियल रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया है। फोर्थ इंपॉर्टेंट न्यूज थी, सरकार ने नए जो प्लास्टिक के पॉलीमर्स के आधारित 10 और 20 रुपए के नोटों को मंजूरी दे दी है। आफ्टर ट्रायल वो मार्केट में सर्कुलेट हो जाएंगे। फिफ्थ इंपॉर्टेंट न्यूज थी, 1 अगस्त से इंडिया और चाइना के बीच जो बॉर्डर ट्रेड स्टार्ट होने वाला है किससे होगा, नाथुला बॉर्डर पास से। ठीक है, और ये 6 वर्षों के बाद खुलेगा। सिक्स इंपॉर्टेंट न्यूज थी, इसरो के स्पेस रॉकेट्स में पहली बार इस्तेमाल होंगे मेड इन इंडिया सेमीकंडक्टर चिप। सेवंथ इंपॉर्टेंट न्यूज थी, गुवाहाटी हाईकोर्ट ने फॉरेनर्स ट्राइब्यूनल के फैसले को बरकरार रखा था। ठीक है, हमने बात करी थी कि किस तरीके से जो फॉरेनर ट्राइब्यूनल होते हैं किसी व्यक्ति को बोलते हैं कि आप यहाँ के नागरिक नहीं हैं और इंडिया का सिटीजन होने के नाते आप अपने डॉक्यूमेंट को वेरीफाई कराइए। तो वहाँ पे एक व्यक्ति का नहीं हुआ है, जस्ट बिकॉज ऑफ स्पेलिंग मिस्टेक। उसका जो रेजिडेंस है बार बार चेंज हो रहा है और उसका एज में भी डिफरेंस हो रहा है। तो ये सारी चीज़ों की बातें हमने इसमें करी थी। एट इंपॉर्टेंट न्यूज़ थी, नागरिकता विवाद पर अहम निर्णय, राजस्थान की दुर्लभ मालवी केमल। ठीक है, ये कल की इंपॉर्टेंट न्यूज थी। राजस्थान की जो मालवी केमल जो मालवा प्रदेश में पाई जाती है, वो नस्ल क्या हो रही है, विलुप्त होने के कगार पे है। भारत की अनाहत सिंह बनी वर्ल्ड जूनियर स्क्वैश चैंपियन 2026, इतिहास रचकर जीता महिला एकल खिताब। ठीक है, अनाहत सिंह की हमने बात करी थी। कल का हमारा क्वेश्चन था कि यूनेस्को ने रिसेंटली ग्रीस की कौन सी ऐसी जगह को उसके वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया है, तो उसका आंसर था ऑप्शन सी, माउंट ओलंपस। ठीक है, तो ये हमने सारी कल की न्यूज को कवर कर लिया है। आज की न्यूज की तरफ बढ़ते हैं, 30 जुलाई की। पहली इंपॉर्टेंट न्यूज है आपकी, कुवैत एक्सप्लोर्स सऊदी अरबिया स्टाइल डिफेंस पैक्ट विद पाकिस्तान। अब आप समझिए, कुवैत एक गल्फ कंट्री है जहां पे क्या होता है, तेल बहुत मात्रा में पाया जाता है। ठीक है, तेल होता है, नेचुरल गैस होती है। तो ये क्या करते हैं, इनके पास ये रिसेंटली अभी कुछ सालों से ही तो देश बने हैं। ठीक है, मतलब डेवलप्ड देश बनने वाले हैं या बन रहे हैं। लेकिन इनके पास क्या है, सिक्योरिटी के लिए खुद की आर्मी नहीं है, नेवी नहीं है और एयरफोर्स नहीं है। तो ये क्या करते हैं, ये कुछ ऐसे देश को हायर करते हैं, पैसे देते हैं उसको कि आप हमारे देश की सिक्योरिटी करिए। तो ऐसा पहले कौन कर चुका है, ऐसा सऊदी अरब कर चुका है। सऊदी अरब ने किसके साथ डील करी थी, सऊदी अरबिया ने पाकिस्तान के साथ डील करी थी। अब इन दोनों ने एक ऐसा पैक्ट साइन किया कि किसी भी देश पे अगर हमला होगा तो माना जाएगा कि दोनों देशों पे हमला हो गया। यानी कि अगर सऊदी पे कोई हमला करता है तो ये कंसीडर किया जाएगा कि पाकिस्तान पे भी हमला हो गया है, और अगर पाकिस्तान पे हमला करते हैं तो ये भी कंसीडर किया जाएगा कि सऊदी पे हमला हो गया। तो इस कंडीशन में दोनों देशों की जो आर्मी है वो क्या होगी, एक साथ आके लड़ेगी। तो ये तो बात हो गई। सऊदी ने ऐसा क्यों किया था, ठीक है, सऊदी ने एक पाकिस्तान के साथ पैक्ट इसलिए किया था क्योंकि पाकिस्तान न्यूक्लियर कंट्री है। ठीक है, इसके पास
परमाणु बम है, इसलिए भी किया था। साथ ही साथ पाकिस्तान ने इसके साथ सऊदी के साथ क्यों किया था? क्योंकि पाकिस्तान को सऊदी से फंडिंग आ जाएगी, इजिली ऑयल अवेलेबल हो जाएगा, क्रूड ऑयल, एनर्जी के सेक्टर में पाकिस्तान प्रॉस्पर कर लेगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें जो क्या होगी, पाकिस्तान की इकोनॉमी को बढ़ा देगी। लेकिन अभी आपने देखा होगा कि जब यूएस ईरान वॉर चल रहा है और ईरान ने सऊदी के कई इलाकों पे हमला कर दिया, तो पाकिस्तान ने अपना स्टांस पीछे रखा और सामने नहीं आया, फ्रंट पे नहीं आया। तो ये सब देखते हुए कुवैत को नहीं करना चाहिए उसके साथ एग्रीमेंट, लेकिन कुवैत क्या है, बातचीत कर रहा है। इसका एक रीजन और है कि पाकिस्तान भी मुस्लिम कंट्री है और कुवैत भी मुस्लिम कंट्री है। इससे इंडिया पे क्या इम्पेक्ट होगा? अगर रीजन की सिक्योरिटी बनी रहेगी, चाहे कुवैत पाकिस्तान के साथ ही सैन्य समझौता करे, तो ये एक इंडिया के लिए भी अच्छी बात है। साथ ही साथ कुवैत की बात करें, सऊदी की बात करें, दुबई की बात करें, तो वहाँ पे काफी ज्यादा इंडियंस रहते हैं। जब इस प्रकार के हमले होने बंद हो जाएंगे तो उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी जो इंडिया की रहती है, वो भी एक तरीके से फ्री हो जाएंगे उससे। ठीक है, तो ये इंडिया के लिए भी अच्छी बात है। देखते हैं क्या होता है इसमें। कुवैत एंड पाकिस्तान आर नेगोशिएटिंग द एक्सपेंडेड डिफेंस पार्टनरशिप एमिंग टू स्ट्रेंथन मिलिट्री कोऑपरेशन बियॉन्ड ट्रेनिंग एंड जॉइंट एक्सरसाइज। कुवैत और पाकिस्तान के बीच में ट्रेनिंग प्रोग्राम और जॉइंट एक्सरसाइज तो चलते ही रहते हैं, लेकिन इसके परे क्या करने की कोशिश हो रही है, जो सऊदी और पाकिस्तान के बीच में एक पैक्ट हुआ था। कुवैत ने रिपोर्टेडली देखा है किसको, सऊदी स्टाइल की सिक्योरिटी गारंटीज को, इंक्लूडिंग। अब इससे क्या होगा, जो पाकिस्तान के फाइटर जेट्स हैं वो कहाँ पे आ जाएंगे, कुवैत में आके उनको सुरक्षा प्रदान करेंगे। पाकिस्तान के ड्रोन जो और एयर डिफेंस सिस्टम है, ये सब क्या करेगा, कुवैत में आके उनको सिक्योरिटी प्रोवाइड करेगा। हाँ, एज ए इंडियन अपन जानते हैं कि वो इतने कारगर नहीं है। हमने पाकिस्तान को हर जगह पछाड़ा है, चाहे उसके एयर डिफेंस सिस्टम हो, चाहे उसके ड्रोन्स को नष्ट करना हो, चाहे उसके फाइटर जेट्स को क्या करा, हमने नष्ट कर दिया। लेकिन फिर भी कुवैत चाहता है पाकिस्तान, क्योंकि पास में पाकिस्तान ऐसा बड़ा कंट्री है जिसके पास न्यूक्लियर एनर्जी है, न्यूक्लियर बॉम्ब है, एंड अ लार्जर पाकिस्तानी मिलिट्री रोल। ऑफ कोर्स पाकिस्तान की अपनी मिलिट्री काफी बड़ी है। पाकिस्तान हैज रूल्ड आउट डिप्लॉइंग कॉम्बैट ट्रूप। अभी तक पाकिस्तान ने बोला है कि हम इस पर विचार रहे हैं, क्योंकि इतनी बड़ी आर्मी भी नहीं है कि आप सऊदी में भी डिप्लॉय कर दोगे, कुवैत में भी डिप्लॉय कर दोगे। पाकिस्तान ये भी इस पर विचार कर रहा है कि इसमें हमारा क्या इंटरेस्ट है। पाकिस्तान एक्सपेक्ट द प्रपोज पार्टनरशिप टू बूस्ट एनर्जी सिक्योरिटी। यस, पाकिस्तान के पास एनर्जी सिक्योरिटी हो जाएगी। कुवैती इन्वेस्टमेंट, कुवैत के पास पैसा ज्यादा है, तो पाकिस्तान की जो इकोनॉमी एक तरीके से गड्ढे में जा रही है, उस पर क्या होगा, कुवैत का इन्वेस्टमेंट आ जाएगा। एंड द क्रिएशन ऑफ बॉन्डेड फ्यूल स्टोरेज फैसिलिटी, फ्यूल की स्टोरेज फैसिलिटी पाकिस्तान में बढ़ जाएगी। नेक्स्ट देखते हैं, द डिस्कशन रिफ्लेक्ट अ ब्रॉडर ट्रेंड ऑफ गल्फ ऑफ कंट्रीज डाइवर्सिफाइंग सिक्योरिटी पार्टनरशिप बियॉन्ड द यूनाइटेड स्टेट्स एमिड राइजिंग रीजनल टेंशन। ठीक है, पहले ये जो गल्फ कंट्रीज होती थी, ये हो गया आपका पर्शियन गल्फ। इसके आसपास की जो कंट्रीज है कौन सी है, सऊदी अरेबिया, ओमान, यूएई, ईरान। ठीक है, तो ये सारी कंट्रीज, इराक, कुवैत, ये सारी कंट्रीज अपनी सिक्योरिटी के लिए, क्योंकि इनके पास क्या बड़े बड़े तेल के भंडार, वहां पे एक आग की चिंगारी भी पूरे देश को जला सकती है। तो उसके लिए क्या चाहिए, इंटरनेशनल पीस चाहिए, और एक ऐसा मजबूत देश चाहिए जो इन सबको प्रोटेक्ट कर सके, सिक्योरिटी दे सके। तो ये पहले जो सारी कंट्रीज थी, ये किस पे डिपेंडेंट थी अपनी सिक्योरिटी के लिए, यूनाइटेड स्टेट पे। ठीक है, अब धीमे धीमे ये क्या कर रहे हैं, अपनी सिक्योरिटी को डाइवर्सिफाई कर रहे हैं कि हमारी यूएस पे ही डिपेंडेंसी रहेगी। क्योंकि जब यूएस पे इनका डिपेंडेंसी है और अभी ईरान यूएस वॉर चल रहा है, तो जब ईरान ये देखेगा कि यूएस इन अदर कंट्रीज को सपोर्ट कर रहा है, तो ईरान क्या करेगा, ईरान इनडायरेक्टली यूएसए को हार्म पहुंचाने के लिए इन कंट्रीज पे हमला करेगा, जो कि वो पहले भी कर चुका है। उसने दुबई, ईरान ने दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे भी हमला करने की धमकी दी थी। ठीक है, तो ये सारी चीजें इंटरनेशनल रिलेशन के अंतर्गत हमने समझी है कि किस प्रकार से एक देश का इंटरेस्ट पूरी दुनिया में कहीं ना कहीं जगह होता है। ठीक है, और बैलेंसिंग पावर ऐसे नहीं होती कि आप अपने मस्ती में रहोगे और आपको पूरी दुनिया से मतलब नहीं है, नहीं, आपको अपनी चीजें प्रोटेक्ट भी करनी पड़ेगी, कहीं कहीं जगह आपको चाणक्य नीति भी अपनानी पड़ेगी। तो कुवैत हैज आल्सो रेटिफाइड इस एग्जिस्टिंग 5 ईयर डिफेंस कोऑपरेशन एग्रीमेंट, 5 साल का जो एग्रीमेंट था पहले, उसको आगे बढ़ाया है पाकिस्तान के साथ। किसमें, मिलिट्री ट्रेनिंग में, इंटेलिजेंस शेयरिंग में, लॉजिस्टिक डिफेंस टेक्नोलॉजी में और जॉइंट एक्सरसाइज में। लेकिन जो अभी सिक्योरिटी की बात है वो अभी पूरी पक्की नहीं हुई है। तो ये सारी न्यूज हमने देख ली, किस तरीके से आगे डेवलप होगी उसको भी हम देख लेंगे। नेक्स्ट देखते हैं अपन न्यूज। यूएस सेनेट एडवांसेस लिंडसी ग्राम
सैंक्शनिंग रशिया एंड ईरान एक्ट 2026। ठीक है, पहले तो देख लीजिए आप, यूनाइटेड स्टेट के एक सेनेट थे। सेनेट क्या होता है? जैसे इंडिया में होता है राज्यसभा, तो राज्यसभा यानी कि इंडिया पार्लियामेंट का अपर हाउस। उसी तरह जो यूएस का कांग्रेस होता है, जिसको पार्लियामेंट बोलते हैं, उसी का जो अपर हाउस है उसको क्या बोलेंगे? सेनेट बोलेंगे, सेनेटर। तो उसी का एक सेनेटर है जिसका नाम है लिंडसे ग्राम। उनकी अभी हालिया में मृत्यु हो गई है, ठीक है, बीमारी के कारण। उन्होंने एक बिल बनाया था, ठीक है, और वो बिल किसके अगेंस्ट था? वो हमेशा ही इंडिया और चाइना के अगेंस्ट थे, क्योंकि वो चाहते थे कि यूएसए को कोई ऐसे बड़ी पावर टक्कर नहीं दे, क्योंकि रशिया तो अपने आप में खत्म होता जा रहा है। और चाइना और इंडिया के जो बढ़ते प्रभुत्व के कारण वो क्या चाहते थे? इनको खत्म करना चाहते थे, उन पे सैंक्शंस लगाना चाहते थे। इसीलिए लिंडसियोग्राम इसका नाम रखा गया इस बिल का, ठीक है। और ये किसकी बात कर रहे हैं? सैंक्शनिंग रशिया एंड ईरान एक्ट 2026। इसमें इंडिया और चाइना को भी सैंक्शन किया जाएगा। देखते हैं इसमें क्या बात की गई है। द यूएस सेनेट वोटेड 86-12 टू इन्वोक क्लोटर advancing the Lindsey-Graham sanctioning Russia and Iran Act 2026 towards the final vote। एक ऐसा बिल लाया गया जिसमें बताया गया कि रशिया और ईरान का एक एक्ट है, जिसमें रशिया और ईरान को जो भी सपोर्ट करेगा उसके अगेंस्ट हम क्या करेंगे? उसके अगेंस्ट हम टैरिफ लेके आएंगे, ठीक है। और ये किसने प्रपोज किया था? ये लिंडसी ग्राम ने प्रपोज किया था। अब इसमें क्या होता है? ईरान का क्या मुद्दा है? आप देखिए, यूएसए और ईरान के बीच में टेंशन चली रही है। क्यों चल रही है? यूएसए ने ईरान को बोला था कि आप अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम को बंद कर दीजिए, लेकिन ईरान अड़ा हुआ है कि हमको न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने हैं, न्यूक्लियर प्रोग्राम आगे बढ़ाना है। और रशिया की बात करें तो रशिया और यूक्रेन के युद्ध को लगभग 4.5 साल हो गए हैं। ये किस वजह से हुआ था? यूक्रेन जो है नाटो का, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट बनने जा रहा था, जिसकी वजह से जो रशिया और पश्चिमी देशों या फिर नाटो के बीच में एक बफर जोन होता था यूक्रेन का, वो खत्म हो जाता और रशिया के एकदम समीप क्या आ जाता? नाटो कंट्रीज आ जाते। नाटो में क्या होता है कि जितने भी कंट्रीज मेंबर होते हैं, उनमें एक कंट्री पे भी अगर हमला होता है तो सारी कंट्रीज की मिलिट्री पावर एक साथ आ जाती है और अदर कंट्री पे अटैक कर देती है, ठीक है। इसीलिए रशिया यूक्रेन का युद्ध चल रहा है। अब जब जब से युद्ध चल रहा है, तो यूएसए ने रशिया पे सैंक्शंस लगा दिए हैं, व्यापार करना उसका बंद कर रखा है। तो रशिया ने क्या करा? अपनी एनर्जी एनर्जी पावर और क्रूड ऑयल को सस्ते दामों में बेचना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। अब जब सस्ते दामों में बेचना स्टार्ट कर दिया तो इंडिया और चाइना इसके बहुत बड़े सप्लायर हो गए, है ना। मतलब इंडिया और चाइना को रशिया बहुत बड़ी मात्रा में अपना क्रूड ऑयल सप्लाई कर रहा है। इंडिया का भी यही बोलना है कि हमारी जनता के लिए जो बेस्ट होगा, जो सस्ता पड़ेगा, हम वही तो खरीदेंगे ना। वैसे भी वैश्विक जो महंगाई है कितनी ज्यादा बढ़ रही है, हमको क्या करना पड़ेगा? जहां से सस्ता होगा वो खरीदेंगे। चाइना भी खरीद ही रहा है, क्योंकि चाइना तो हमेशा से यूएसए को कन्फ्रंट करता है कि नहीं, हम करेंगे, डंके की चोट पे करेंगे। तो ये सारी चीजों को देखते हुए एक बिल लाया गया है जिसपे वोट हुई है, जिसमें 86 ने यस बोला है, 12 ने नो बोला है, और ये बहुत जल्द एक्ट बनने वाला है, ठीक है। द बिल ऑथराइजेज द यूएस प्रेसिडेंट टू इम्पोज अ 100% टैरिफ। ये जो बिल आया है ये क्या ऑथराइज करता है? अमेरिका के प्रेसिडेंट को 100% तक का टैरिफ लगाने के लिए, और दूसरा सैंक्शन लगाने के लिए ऑफ 5 लार्जेस्ट बायर्स ऑफ रशियन ऑयल एंड गैस। रशियन ऑयल और गैस को खरीदने वाले सबसे बड़े 5 बायर्स पे ये सैंक्शन लगाएगा। इसमें कौन कौन आता है? इंडिया और चाइना भी आता है। इट ऑल्सो एक्सटेंड्स द ईरान सैंक्शन एक्ट अंटिल 2031, ठीक है। ये जो यूएसए ने ईरान पे सैंक्शंस लगाए थे वो अभी तक कब तक कंटिन्यू रहेंगे? 2031 तक कंटिन्यू रहेंगे इस बिल के तहत। एंड स्टैंडिंग रेस्ट्रिक्शन ऑन ईरान एनर्जी सेक्टर एंड न्यूक्लियर प्रोग्राम, ठीक है। इन दोनों पे सैंक्शंस लगा रहा है। नेक्स्ट देखते हैं अपन। द प्रपोज लॉ एम्स टू रिड्यूस रेवेन्यू फॉर रशिया यूक्रेन वॉर। अब यूएसए चाहता है कि जब रशिया का तेल बिकना बंद हो जाएगा और उसके पास रेवेन्यू नहीं आएगा, तो युद्ध किस प्रकार से लड़ेगा? इस प्रकार से यूक्रेन अपना युद्ध जीत जाएगा रशिया से, यूएसए का ऐसा प्लान। बट रशिया के जो तेल को इंडिया और चाइना खरीद रहा है, उससे रशिया के पास रेवेन्यू आ रहा है। रेवेन्यू आने की वजह से रशिया कंटिन्यू अपना युद्ध लड़ रहा है, ठीक है। फॉर इंडिया द बिल रेजेस कंसर्न ओवर एनर्जी सिक्योरिटी। अगर ये बिल पास तो होगा ही होगा, अगर यूएसए ने इंडिया को वेवर यानी कि छूट नहीं दी
कि हम आप पे 100% का टैरिफ नहीं लगाएंगे, कुछ कम कर देंगे या कुछ दिनों के लिए आपको छूट दे देते हैं। अगर ऐसा नहीं हुआ तो यूएस और इंडिया के बीच में एक जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की बात काफी लंबे समय से हो रही है वो भी बंद हो जाएगी, और इंडिया के जो एनर्जी सिक्योरिटी है उस पर खतरा आ जाएगा और डिसकाउंटेड होगा रशियन क्रूड इंपोर्ट्स को। एंड द बैलेंस बिटवीन स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी एंड इंडिया यूएस रिलेशन, इस पर बहुत ज्यादा इंपैक्ट पड़ने वाला है। ये दोनों न्यूज हमने कवर कर ली है। नेक्स्ट न्यूज देखते हैं अपन। राजस्थान टाइगर पॉपुलेशन रिचेस 149। ठीक है, आप देखिए 29 जुलाई को क्या था, इंटरनेशनल टाइगर डे। ठीक है, इंटरनेशनल टाइगर डे था। ये कैसे मनाया जाता है, सेंट पीटर्सबर्ग करके एक समिट हुई थी, वहां पे डिसाइड किया गया कि पूरे वर्ल्ड के जो बाघ हैं, टाइगर्स हैं, उनको बचाने के लिए हम क्या मनाएंगे, इंटरनेशनल टाइगर डे मनाएंगे। ठीक है, ये आपको यहाँ तक समझ में आया। इससे रिलेटेड पूछेगा कौन सी समिट थी, सेंट पीटर्सबर्ग। अब क्या हुआ है, राजस्थान में जो बाघों की संख्या है वो कितनी पहुंच गई है, 149। कितना पहुंच गया है, 149। ये क्या अच्छी बात है या बुरी बात है, नहीं, ये अपने आप में अच्छी बात भी है, लेकिन बुरी बात यह है कि 149 टाइगर्स को कंजर्व करने के लिए जो जगह है वो कम पड़ रही है। ठीक है, अब आप देखिए, राजस्थान का टाइगर पॉपुलेशन इंक्रीज टू 149 इन 2026। 2025 में कितना था ये, 135। एक साल में 14 टाइगर्स बढ़े हैं। अक्रॉस 5 टाइगर रिजर्व, पूरे राजस्थान में 5 टाइगर रिजर्व हैं। हाइड ऑफ इंटरनेशनल टाइगर डे 29 जुलाई, ये हमने बात कर ली है। रणथंभौर टाइगर रिजर्व रिकॉर्डेड द हाईएस्ट पॉपुलेशन विद 72 टाइगर्स। रणथंभौर जो राजस्थान का टाइगर रिजर्व है, वहां पे सबसे ज्यादा 72 टाइगर हैं। और लास्ट टाइम 2025 में कितने थे, 66 थे, 6 टाइगर्स की बढ़ोतरी हो गई है। वाइल सरिस्का, जो सरिस्का टाइगर रिजर्व है, उसमें 56 हो गए हैं, दोनों में 6 की बढ़ोतरी हुई है। बाकी 3 कौन से हैं वो मैं बताता हूँ आपको। ड्यूरिंग 2026 54 tigresses gave birth to 53 cubs। जो 54 बाघिनी थी उन्होंने 53 शावकों को जन्म दिया है। और रेजिंग द टोटल पॉपुलेशन टू अबाउट 96 एडल्ट। अभी प्रेजेंट में अगर हम बात करें तो 96 एडल्ट हैं और 53 कब्स यानी कि शावक है, इंडिकेटिंग इम्प्रूव्ड ब्रीडिंग सक्सेस। जो ब्रीडिंग हो रही है वहां पे सक्सेसफुल हो रही है इनके बीच में, बाघ और बाघिन के बीच में। नेक्स्ट देखते हैं अपन। रणथंभौर कैरिंग कैपेसिटी इज एस्टिमेटेड एट ओनली 40 to 50 टाइगर। हाँ, अब जो प्रॉब्लम की बात है ये आई है कि आप एक बात समझिए कि आप टू व्हीलर पे जा रहे हैं तो मैक्स टू मैक्स उस पे 3 जने बैठ सकते हैं आप, लेकिन अगर आप उस पे 4 जन बिठा के ले जाएंगे तो प्रॉब्लम आएगी ना, स्पेस कम पड़ रहा है। इसी तरह जो रणथंभौर का कैरिंग कैपेसिटी है टाइगर्स की, वो 40 से 50 टाइगर है, क्योंकि इनको शिकार करने के लिए भी तो प्रे चाहिए होता है ना। अब जो प्रे होगा वो 40-50 टाइगर्स के लिए ही है, लेकिन वहाँ प्रेजेंटली क्या होता है, वहां पे 72 टाइगर्स हो गए। अब 22 टाइगर्स ज्यादा हैं तो उनके लिए रोज शिकार भी चाहिए होगा। ठीक है, तो शिकार इतने कहाँ से आएंगे, साथ ही साथ जब जगह कम पड़ती है तो वहां पे टेरिटोरियल फाइट होती है, यानी कि हर टाइगर अपनी टेरिटरी डिसाइड करता है कि ये मेरी टेरिटरी है, यहाँ पे आपको आना अनुमति नहीं है दूसरे टाइगर को, तो वहां पे आपस में फाइट होती है। फिर इन चीजों को लेके ही कंसर्न बढ़ता जा रहा है। ठीक है, increasing the likelihood of tiger dispersal into adjoining forest and highlighting the need for wildlife corridor। इसकी वजह से क्या होगा, और वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर की रिक्वायरमेंट हो रही है। प्रोजेक्ट टाइगर 1973, ठीक है, ये इंदिरा गांधी के टाइम पे चलाया गया, क्योंकि जब 9 एक सेकेंड, इंदिरा गांधी के टाइम पे चलाया गया। 1970 की सेंसस की अगर बात करें टाइगर्स की, तो वो रह गई थी 1827 मात्र। पूरे देश में इतने से टाइगर बच गए थे, जो कि एक बहुत बड़ा खतरा था। ये किस वजह से होता था, ये हंटिंग की वजह से होता था, ये पोर्चिंग की वजह से होता था, ह्यूमन सेटलमेंट्स बढ़ रहे थे। ठीक है, और भी बहुत से ऐसे रीजन थे जिसकी वजह से टाइगर्स की मृत्यु होती थी और टाइगर्स की जनसंख्या कम हो रही थी। अब वहां पे जब एक इकोसिस्टम ही नहीं रहेगा, जहाँ पे जो पर्यावरण है उसमें प्रे रहेगा, उसको हंट करने वाला रहेगा, तभी तो एक पूरा बैलेंस बन के रहेगा ना। लेकिन टाइगर की मृत्यु के बाद क्या हो रहे थे, प्रे की संख्या ज्यादा हो रही थी। ठीक है, तो इन सबको देखते हुए प्रोजेक्ट टाइगर 1973 स्टार्ट किया गया इंदिरा गांधी के समय पे।
एंड द नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी NTCA कंटिन्यू टू प्ले अ की रोल। इसने अपना बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा किया है किसके लिए? टाइगर के एस्टिमेशन के लिए, हैबिटेट मैनेजमेंट के लिए, यानी कि टाइगर जहां रहेगा उसके आसपास का एनवायरनमेंट ऐसा रहना चाहिए, एंड कंजर्वेशन अक्रॉस इंडिया, पूरे इंडिया में इसका कंजर्वेशन करने के लिए रॉयल बंगाल टाइगर्स का क्या हुआ, 1973 में एक प्रोजेक्ट टाइगर चलाया गया। राजस्थान के हमने दो टाइगर रिजर्व की बात कर ली थी, कौन कौन से थे वो? अ, रणथंभौर सरिस्का, एक है आपका मुकुंदरा, मुकुंदरा टाइगर हिल रिजर्व, ये कहाँ पे है? कोटा में है। रणथंभौर कहाँ है आपका? सवाई माधोपुर में है। सरिस्का कहाँ है आपका? अलवर में है। रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व है चौथे नंबर का आपका, और पांचवें नंबर का है आपका धौलपुर करौली टाइगर रिजर्व। ये रिसेंटली बना है आपका, कौन सा? धौलपुर और करौली टाइगर रिजर्व जो है ये अभी रिसेंटली बना है। ठीक है, ये न्यूज हमने समझ ली है। नेक्स्ट न्यूज देखते हैं अपन। चाइना ने एक टेस्ट कंप्लीट किया है जो कि वर्ल्ड का लार्जेस्ट फ्यूजन सुपर कंडक्टिंग मैग्नेट टेस्ट है। ठीक है, ये कौन सा टेस्ट है? इससे क्या फायदा होगा? इससे कोई एनर्जी आ रही है क्या, या एनर्जी के सेक्टर में ये बहुत अच्छा काम करेगा? कि हाँ, एनर्जी के सेक्टर में ये सक्सेसफुली अगर कंडक्ट होता जाएगा आगे भी तो बहुत अच्छा फायदा होगा, क्योंकि ये क्या हो रहेगा, ये इससे कार्बन एमिशन नहीं होगा। ठीक है, तो पर्यावरण के लिए काफी फायदेमंद रहेगा। इससे क्या होगा आपका? क्रूड ऑयल की बचत होगी। ठीक है, कोयला जो जलता है उसकी बचत हो जाएगी। तो ये सारी चीजें इस टेस्ट से होगी। ये टेस्ट है क्या, पहले तो इसको समझते हैं। चाइना ने सक्सेसफुल कंप्लीट किया है फुल पैरामीटर का टेस्ट ऑफ द वर्ल्ड लार्जेस्ट, ये जो फ्यूजन सुपर कंडक्टिंग मैग्नेट टेस्ट है ये दो उपकरणों की मदद से किया गया है। पहला तो है आपका टोरॉइडल फील्ड सुपर कंडक्टिंग मैग्नेट, और दूसरा है हाई टेम्परेचर सुपर कंडक्टिंग सेंट्रल सोलेनोइड कोइल। ठीक है, और ये किसके लिए हुआ है? फ्यूजन की रिसर्च के लिए। अब यहीं से आपको पूरा टॉपिक समझ में आ जाएगा। फ्यूजन क्या होता है? आप देखिए, दो परमाणु, अपन हाइड्रोजन हाइड्रोजन ले लेते हैं, इसके जो आइसोटोप्स होंगे, अब ये जो दो परमाणु हैं आपस में मिलके एक बड़ा परमाणु बनाते हैं, किसका? हीलियम का। और इस प्रक्रिया में जो एनर्जी रिलीज होती है उसी को क्या बोलेंगे हम? फ्यूजन बोलेंगे। समझ में आ गया? अब ये जो फ्यूजन की प्रक्रिया है, यानी कि जो फ्यूजन के थ्रू एनर्जी निकलती है, वो कौन कौन से ऐसी चीजें हैं जिसमें निकलती है? आपने देखा होगा जो सन में बहुत सारी एनर्जी निकलती है, यानी कि हमारे सूर्य में एनर्जी निकलती है, फ्यूजन के थ्रू ही होती है। वहां पे बार बार दो एटम्स परमाणु आते हैं, टकराते हैं और नया परमाणु बनाते हैं, वहां से एनर्जी रिलीज होती है। ये कहाँ पे होती है? हमारे सौरमंडल में जितने भी तारे हैं, स्टार्स हैं, वहां पे भी ये फ्यूजन का जो प्रक्रिया है वो होती है। अब इसी प्रक्रिया को कहाँ पे करना है? धरती पे करना है, ताकि जो एनर्जी निकले फ्यूजन के थ्रू उसका इस्तेमाल मानव लाभ के लिए हो। तो इसके लिए क्या किया है? इसके लिए दो उपकरणों का उपयोग किया है। पहला तो है टोरॉइडल फील्ड सुपर कंडक्टिंग मैग्नेट, और दूसरा है हाई टेम्परेचर सुपर कंडक्टिंग सेंट्रल सोलेनोइड कॉइल। अब ये जो टोरॉइडल फील्ड सुपर कंडक्टिंग मैग्नेट है, ये क्या करता है? मैग्नेट यानी कि पकड़ के रखता है। ठीक है, मैग्नेट क्या करेगा? किसी चीज को चिपका के रखेगा, क्योंकि इस तरीके की जो फ्यूजन एनर्जी के लिए क्या चाहिए आपको? तापमान चाहिए 100 मिलियन डिग्री सेंटीग्रेड का, जो कि पॉसिबल तो है, लेकिन जब हम किसी चीज को किसी कंटेनर में रखेंगे इस तापमान में, तो वो कंटेनर भी पिघल जाएगा। तो उस कंटेनर को हवा में पकड़ने के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है? मैग्नेट का इस्तेमाल किया जाता है। तो वो कौन सी मैग्नेट है? टोरॉइडल फील्ड सुपर कंडक्टिंग मैग्नेट। ठीक है, अब इस प्रोसेस को स्टार्ट करने के लिए किसी चीज का तो थ्रस्ट दिया जाएगा ना, कि किस तरीके से वो स्टार्ट होगा। तो वो किससे होता है? ये होता है आपका हाई टेम्परेचर सुपर कंडक्टिंग सेंट्रल सोलेनोइड कोइल से वो चीज को स्टार्ट किया जाता है। ये समझ में आया आपको? और इसमें किसका इस्तेमाल होता है? प्लाज्मा का इस्तेमाल होता है। ये पदार्थ की चौथी अवस्था होती है। तीन को आप तो पता ही है कि पहली कौन सी है आपकी? ठोस, सॉलिड, लिक्विड, और तीसरी है आपकी गैस। और जो चौथी है प्लाज्मा, वो कैसे होती है? प्लाज्मा कैसे बनती है? जब गैस को बहुत हाई टेम्परेचर पे और गर्म किया जाता है तो गैस में से
जो इलेक्ट्रॉन्स है वो निकल के बाहर आ जाते हैं। ठीक है, अब जो बचा है वही पदार्थ क्या होगा, आपका प्लाज्मा होगा। ठीक है, प्लाज्मा में, प्लाज्मा को 100 मिलियन डिग्री टेम्परेचर पे मैग्नेट की सहायता से हवा में पकड़ के जो एनर्जी दी जाती है सोलेनोइड कॉइल से, और उससे क्या होता है, फ्यूजन होता है, फ्यूजन एनर्जी निकलती है, उसी को, ये सारा प्रोसेस समझ में आ जाएगा। ठीक है, ये सारा प्रोसेस इसी प्रकार से है कि प्लाज्मा को मैग्नेट के थ्रू पकड़ के रखेंगे हवा में, देन उसमें सोलेनोइड कॉइल से हम एनर्जी देंगे और उससे क्या बनेगी, फ्यूजन एनर्जी बनेगी। ठीक है, बोथ सिस्टम्स वर डेवलप्ड अंडर, ये दोनों जो सिस्टम है चाइना के क्राफ्ट, जो कि है कॉम्प्रिहेंसिव रिसर्च फैसिलिटी फॉर फ्यूजन टेक्नोलॉजी, उसके अंतर्गत आते हैं। सपोर्टिंग द कंट्रीज आर्टिफिशियल सन, चाइना इसको क्या बोलता है, आर्टिफिशियल सन, ये जो एनर्जी निकालता है उसको बोलता है आर्टिफिशियल सन। ठीक है, क्योंकि हमने पढ़ लिया है कि जो फ्यूजन की एनर्जी, जो फ्यूजन प्रक्रिया होती है वो कहाँ पे होती है, सन में होती है। फ्यूजन प्रोग्राम विद 100% डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग, इसमें जो सारी चीजें थी, सारी टेक्नोलॉजी थी, सारे इक्विपमेंट थे, वो चाइना ने स्वदेशी बनाए, यानी कि खुद के देश में बनाए। The toroidal magnet has 1.3 times the volume and the 3 times the stored energy of comparable magnets used in the ITER International Fusion Project in France। फ्रांस में एक ऐसा प्रोजेक्ट किया गया था, उससे कहीं ज्यादा 1.3 टाइम्स का तो इसका वॉल्यूम था और 3 टाइम्स ज्यादा इसकी स्टोर्ड एनर्जी थी। ITER इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट इंटरनेशनल फ्यूजन एनर्जी प्रोजेक्ट है। ठीक है, ITER में कौन कौन शामिल थे, उसमें इंडिया भी था, यूरोपियन यूनियन भी था, यूएस भी था, रशिया भी था, चाइना भी था, जापान भी था और साउथ कोरिया भी था। तो जब आईटीआर के तहत, जिसका लोकेशन क्या है, हेडक्वार्टर कहाँ पे है, सेंट पॉल आईएस डुरेंस, जो कि है फ्रांस में। अब ये जो फ्यूजन एनर्जी मिलती है, अब जब इसके परीक्षण होते रहेंगे टाइम टू टाइम, तो ये सारी कंट्रीज को भी इसका फायदा मिलेगा। ठीक है, ये टेक्नोलॉजी बाहर आएगी और इंडिया को जब फ्यूजन एनर्जी मिलने लगेगी तो इंडिया की डिपेंडेंसी क्रूड ऑयल पे, जो गैस, नेचुरल गैस पे है, या फिर बात करें कोयले पे, इन सब पे डिपेंडेंसी कम हो जाएगी। न्यूक्लियर फ्यूजन कंबाइंस लाइट एटॉमिक न्यूक्ली टू प्रोड्यूस क्लीन हाई एनर्जी आउटपुट, इससे जो एनर्जी निकलती है वो क्या निकलती है, क्लीन हाई एनर्जी निकलती है विद मिनिमल लॉन्ग लाइव्ड रेडियो एक्टिव वेस्ट। रेडियो एक्टिव वेस्ट भी इसमें कम निकलता है, ध्यान रखिएगा। मेकिंग इट अ प्रोमिसिंग फ्यूचर सोर्स ऑफ कार्बन फ्री इलेक्ट्रिसिटी, जो इलेक्ट्रिसिटी अभी कोयले से आ रही है, अदर प्रोसेस से आ रही है, जिसमें हम बात करें न्यूक्लियर प्रोसेस, विंड प्रोसेस, तो ये सारे प्रोसेस को हम बंद करके अगर इस पे काम करेंगे तो ये हमको एक कार्बन फ्री इलेक्ट्रिसिटी प्राप्त हो जाएगी। और तो विंड और सोलर तो हम बंद नहीं करेंगे, न्यूक्लियर बंद नहीं करेंगे, लेकिन हम जो कोयले से बिजली उत्पादन कर रहे हैं उसको बंद करके हम कौन सा यूज कर सकते हैं, ये वाला सिस्टम जिसमें फ्यूजन एनर्जी निकलती है। नेक्स्ट न्यूज देखते हैं अपन। इंडिया बिकम्स वर्ल्ड सेकंड लार्जेस्ट सप्लायर ऑफ सी फेरर, सी फेरर्स यानी कि समुद्र जहाजों पे जाने वाले व्यक्ति। अब ये किसमें होते हैं, ये मर्चेंट नेवी में होते हैं। और ये किस पे सफर करते हैं, अपना कमर्शियल शिप पे, यानी कि ऐसे शिप जो अ, सामानों को इधर उधर लाते हैं, जो कि हर कंट्री की रिक्वायरमेंट होती है, नीड होती है, उसी पे मर्चेंट नेवी होती है। ठीक है, इंडिया क्या बना है, वर्ल्ड का सेकंड लार्जेस्ट सप्लायर ऑफ सी फेरर, यानी कि ऐसे व्यक्ति जो मर्चेंट नेवी में जाते हैं और कमर्शियल शिप पे काम करते हैं, ऐसा इंडिया प्रोड्यूस करने वाला सेकंड लार्जेस्ट कंट्री बना है। पहले पे कौन है, पहले पे है आपका फिलीपींस। देखते हैं इस न्यूज को। इंडिया बिकम द वर्ल्ड सेकंड लार्जेस्ट सप्लायर ऑफ सी फेरर्स विद 3,11,936 मैरीटाइम प्रोफेशनल। ठीक है, कितने, 3,11,936 मैरीटाइम प्रोफेशनल्स हैं जो इसमें काम कर रहे हैं, अकाउंटिंग फॉर 12.6% ऑफ द ग्लोब सी फेयरिंग वर्कफोर्स। पूरे विश्व में अगर हम बात करें तो सी फेयरर्स जो इंडिया के हैं वो है 12.16%। अकॉर्डिंग टू बिमको, बिमको क्या है, बाल्टिक एंड इंटरनेशनल मैरीटाइम काउंसिल है, जो बड़े बड़े व्यापारियों का, समुद्री जहाजों का कोऑर्डिनेशन करता है, उसके लिए एक नियम कायदे बनाता है। और आईसीएस इंटरनेशनल चैम्बर ऑफ शिपिंग, तो जहाँ पे ये लोग काम करते हैं, जो एम्प्लॉयज होते हैं, उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी, उनके लिए इंश्योरेंस,
उनकी जो पॉलिसीज होती है, उनके अधिकार होते हैं, वो सब कौन दिलाता है? इंटरनेशनल चैम्बर ऑफ शिपिंग। इन दोनों ने एक सी फेरर वर्कफोर्स रिपोर्ट 2026 निकाली है, जिसके अंतर्गत इंडिया को बताया गया है कि इंडिया दूसरा सबसे बड़ा सप्लायर है सी फेरर्स का। इंडिया कॉन्ट्रीब्यूटेड 1,40,718 शिप ऑफिसर्स, ठीक है, इतने तो ऑफिसर्स हैं, और इंडिया के पास 1,71,218 रेटिंग। अब रेटिंग क्या होती है? रेटिंग वो नहीं होती स्टार वाली, रेटिंग्स वो होते हैं जो इन जहाजों में टेक्निकल सपोर्ट का और इसको ठीक से संचालन करने का जो काम करते हैं, वो क्या होते हैं? आपके रेटिंग्स होते हैं, उनको रेटिंग बोलते हैं। और सिर्फ ऑफिसर कौन से होंगे? आप बात करें मर्चेंट नेवी में जो कैप्टन्स होते हैं, इंजीनियर्स होते हैं, तो वो सारे क्या हो जाएंगे? ऑफिसर्स हो जाएंगे। अंडर मिशन 20%, the government aims to increase India's share of the global seafaring workforce to 20% through expanded maritime training। इंडिया क्या चाहता है? इंडिया का मिशन है कि पूरे विश्व में हम 20% हमारे सी फेरर्स रहें। आ, इसके लिए इंडिया क्या कर रहा है? अपनी मैरीटाइम ट्रेनिंग को बढ़ाएगा, शिप बोट अपॉर्चुनिटीज को बढ़ाएगा, यानी कि पोर्ट ज्यादा रहेंगे जहाँ पे, वहीं पे तो शिप आएंगे और वहीं पे इंडियन जो सी फेरर्स है वो काम कर पाएंगे। एंड द डिजिटल सर्विसेज के थ्रू भी ये काम अगर बढ़ेगा तो इंडिया का पूरे वर्ल्ड में 20% का कंट्रीब्यूशन रहेगा सी फेरर्स में। नेक्स्ट देखते हैं इसमें, द नंबर ऑफ इंडियन सी फेरर्स इंक्रीज फ्रॉम 62,267 इन 2010। 2010 में ये 62,266 थे, और 2025 में इनकी संख्या हो गई है 3,23,429। अभी इसमें फीमेल्स की अगर बात करें, फीमेल के पार्टिसिपेशन की, तो ये लगभग 1600 था 2021 में, और 2025 में इसकी संख्या कितनी हो गई है? 7,000। तो फीमेल का कंट्रीब्यूशन भी एज अ सी फेरर्स बढ़ रहा है। अब जब ये सी फेरर्स रहते हैं तो उससे क्या होता है? इंडिया के लिए, इंडिया की ब्लू इकोनॉमी बढ़ती है, इंडिया में रेमिटेंस आता है, यानी कि बाहर की देशों की करेंसी भी लेके आते हैं, इंडिया की इकोनॉमी को फायदा होता है, और सी रूट्स पे इंडिया का डोमिनेंस यानी कि दबदबा भी बनता है जब इंडिया डोमिसाइल के लोग वहां पे काम करेंगे, ठीक है। डिस्पाइट दिस अचीवमेंट 1125 इंडियन सी फेरर्स वर अबेंडेंड इन 2025। देखो, बहुत सी बार क्या होता है कि ये जहाज गलत रास्ते पे चल जाती है, खो जाती है, वहां से वापस आने का कोई साधन नहीं होता। तो ये जो एक जॉब है अपने आप में कठिन भी है। तो इसमें क्या हुआ है, लास्ट ईयर की अगर बात करें, 1125 जो इंडियन सी फेरर्स थे वो गायब हो गए, उनका पता ही नहीं लगा है। हाईलाइटिंग द नीड फॉर स्ट्रॉन्गर मैरीटाइम लेबर प्रोटेक्शन। ये किसको हाईलाइट करता है कि एक बहुत स्ट्रॉन्ग मैरीटाइम लेबर प्रोटेक्शन एक्ट की हमें जरूरत है, जिससे क्या होगा? इन सी फेरर्स का वेलफेयर मेजर्स होंगे, और इंटरनेशनल कॉपरेशन के थ्रू ही ये चीज हो पाएगी। आपने देखा होगा अभी रिसेंटली, चाहे बात करें यूएसए, रशिया या फिर ईरान, इन्होंने क्या किया है? कमर्शियल शिप पे अटैक किया है, जो कि स्ट्रेट ऑफ हर्मुज से जा रहे हैं, इनकी आपस की लड़ाई की वजह से, जिसमें इंडिया के बहुत सारे सी फेरर्स मारे गए। इंडिया ने ऐसा कोई कठोर कानून नहीं बनाया। इंडिया हमेशा इस चीज को क्रिटिसाइज कर देता है हमले के बाद। तो हमले के बाद क्रिटिसाइज करने से बेटर है कुछ अच्छे कानून बनाए, या फिर इंटरनेशनल लॉ ऐसे हो जिसकी वजह से कमर्शियल शिप पे कभी अटैक ना हो। क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि जब इनको बचना होता है किसी को, कमर्शियल शिप को, तो अपने झंडे चेंज कर देते हैं, फ्लैग चेंज कर देते हैं, ठीक है। एक दूसरे शिप में है ना अपना ऑयल ट्रांसपोर्ट कर देते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, ये जो कंट्रीज है वो भी कंफ्यूजन में आ जाती है। तो एक प्रॉपर रेगुलेशन होगा कि कौन सी कंट्री का कौन सा कमर्शियल शिप क्या चीज कम्युनिटी लेके जा रहा है, तो उससे रेगुलेशन करने में इजी रहेगा। नेक्स्ट न्यूज देखते हैं अपन। यूनियन गवर्नमेंट अप्रूव, क्या अप्रूव किया है यूनियन गवर्नमेंट ने? 6,143 करोड़ रुपए का कोशी मेची लिंक प्रोजेक्ट, ठीक है। अब कोशी क्या है? एक नदी का नाम है, और मेची भी एक नदी का नाम है, और ये क्या कर रही है? लिंक प्रोजेक्ट है। ये कहाँ पे है? ये अंतरराज्य है, अंतरराज्य नहीं, एक ही राज्य के अंदर है, जिसका नाम है आपका बिहार। ये बिहार राज्य में ही दो नदियों को, टू रिवर्स को कनेक्ट करेगा, और उससे क्या होगा? इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट बनेगा।
ये प्रोजेक्ट किस थ्रू बनता है? ये कैनाल के थ्रू दो रिवर्स को कनेक्ट करता है, वाटर रिजर्व्स के थ्रू दो रिवर्स को कनेक्ट करता है। अब ये क्यों किया गया है, इस बात को समझिए। ये किया इसलिए जाता है, जब एक नदी में पानी बहुत ज्यादा रहता है और दूसरी नदी में पानी बहुत कम रहता है, तो उन दो नदियों को जोड़ते हुए क्या बनता है, एक लिंकिंग प्रोजेक्ट बनता है। द यूनियन गवर्नमेंट अप्रूव्ड 6,143.22 करोड़ का कोसी मेसी इंट्रा स्टेट लिंक प्रोजेक्ट इन बिहार, ये हमने बात कर ली है। अंडर द प्रधानमंत्री, ये कौन सी स्कीम के अंतर्गत हुआ है? प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, जो क्या एक्सेलरेट करता है, इरिगेशन बेनिफिट प्रोग्राम। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना एक्सेलरेटेड इरिगेशन बेनिफिट प्रोग्राम, ठीक है, इसके अंतर्गत ये काम होता है। विद द टारगेट कंप्लीशन बाय मार्च 2029, ये जो प्रोजेक्ट लिया है 2029 मार्च में कंप्लीट होने का टारगेट लिया है इसको। द प्रोजेक्ट विल डाइवर्ट सरप्लस वाटर फ्रॉम द कोसी रिवर टू द मेची रिवर। पानी कौन सी नदी में ज्यादा है? कोसी रिवर में ज्यादा है। कहाँ पे जाएगा? ये मेची रिवर में जाएगा, इन द महानंदा बेसिन, ठीक है। अब ये कोसी रिवर है जो, ये कहाँ से आती है? ये नेपाल से आती है। अब ये नेपाल से आती है और बिहार में जाती है, इसे क्या बोलते हैं? बिहार का शोक, ठीक है। क्योंकि जो नॉर्दर्न बिहार की अगर बात करें, हर साल इस कोसी नदी की वजह से वहाँ पे बहुत बाढ़ आती है, और बाढ़ की वजह से वहाँ का जीवन अस्त व्यस्त हो जाता है, और एक लंबे समय तक वहाँ पे वन संपदा भी नहीं रहती है, जिसकी वजह से वहाँ की जो अर्थव्यवस्था है पूरी खत्म हो जाती है, ठीक है। तो ये कोसी रिवर के बारे में हमने जान लिया, नेपाल से आती है, बिहार में आती है, और इसको बिहार का शोक भी बोलते हैं। अब ये किसकी सहायक नदी है? ये बाद में आके गंगा नदी में मिल जाती है, ठीक है। और ये जो मेची रिवर है, इंडिया और नेपाल बॉर्डर के बीच में बहती है, और ये बाद में कहाँ पे, महानंदा बेसिन में जाके मिल जाती है, और ये जो महानंदा बेसिन का पानी है बाद में गंगा में ही जाता है, ठीक है। तो आप कह सकते हैं ये दोनों नदियां बाद में जाके गंगा में मिलती है। इसका एम क्या है? तो इम्प्रूव इरिगेशन। महानंदा बेसिन, जहाँ पे मेची रिवर का पानी जाता है, और पानी क्या है, कम जाता है, जिसकी वजह से वहाँ पे क्या है, इरिगेशन के लिए पानी नहीं है, तो इरिगेशन को बढ़ाया जाएगा। रिड्यूस फ्लड इम्पैक्ट इन नॉर्थ ईस्टर्न बिहार, ये जो कोसी रिवर की वजह से फ्लड आता है, कोसी रिवर की वजह से फ्लड क्यों आता है? क्योंकि ये क्या करती है, जो हिमालय के थ्रू आती है, नेपाल से आ रही है, तो बहुत सारा सिल्ट यानी कि गादा लेके आती है, ठीक है। एक तो ये लेके आ गई, जिसकी वजह से इसकी वाटर कैरिंग कैपेसिटी कम हो जाती है। दूसरा, ये अपना कोर्स हमेशा चेंज करती रहती है। कोर्स यानी कि ये जो अपने रास्ता है बहने का, ये हमेशा चेंज करती रहती है, जिसकी वजह से कहीं पे भी बाढ़ आ जाती है बिहार में। नॉर्थ ईस्टर्न की बात करें, नॉर्थ ईस्टर्न जो बिहार की बात करें, तो वहाँ पे बाढ़ आ जाती है। ऑन कंप्लीशन इट विल प्रोवाइड एडिशनल इरिगेशन टू 2.15 लाख हेक्टेयर। इतनी ज्यादा जमीन को इरिगेशन प्रोवाइड करेगा। कौन कौन से जिले में? अरारिया, पूर्णिया, किशनगंज और कटिहार डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है। और देखते हैं इसमें क्या है। द प्रोजेक्ट इंक्लूड्स, क्या इंक्लूड करता है प्रोजेक्ट? रीमॉडलिंग द ईस्टर्न कोसी मैन कैनाल एंड रिसीव मोर देन 50% सेंट्रल फाइनेंशियल असिस्टेंस, ठीक है। किसके अंतर्गत? पीएम केएसवाई एआईबीपी, ठीक है, इसके अंतर्गत ये देता है, हमने देख ही लिया है ये क्या होता है। द कोसी रिवर नॉन एज द सोर ऑफ बिहार, बिहार का शोक भी बोलते हैं, ड्यू टू इट हेवी सिल्ट, बहुत सारा गाड़ा लेके आता है ये, और फ्रीक्वेंट कोर्स चेंज, अपना रास्ता चेंज करता है। इज अ ट्रांस बाउंड्री रिवर शेयर्ड बाय नेपाल एंड इंडिया, मेकिंग इंडो नेपाल वाटर कॉपरेशन क्रूशियल फॉर लॉन्ग टर्म फ्लड मैनेजमेंट एंड रिवर बेसिन डेवलपमेंट, ठीक है। ये किसके लिए अति आवश्यक है? ये इंडिया नेपाल के कॉपरेशन से फ्लड का मैनेजमेंट कर पाएगा और रिवर बेसिन का डेवलपमेंट कर पाएगा, ठीक है। नेक्स्ट न्यूज देखते हैं अपन। कॉर्पोरेट मित्र स्कीम फॉर एमएसएमई एंड यूथ। एमएसएमई क्या होता है? माइक्रो, स्मॉल, मीडियम एंटरप्राइजेस, ठीक है। सूक्ष्म, छोटे और मध्यम आकार के जो लघु उद्योग हैं, उनको स्टार्ट करना क्या होता है? एमएसएमई होता है। अब कॉर्पोरेट मित्रा स्कीम एक चालू की गई है, किसके द्वारा? मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट
अफेयर्स के द्वारा। ठीक है, देखते हैं क्या है इसमें। द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स, जो कि कहाँ पे है, शिलोंग में है, उसने कंडक्ट किया है एक अवेयरनेस वेबिनार ऑन द, किस पे किया है, कॉरपोरेट मित्रा स्कीम पे। किसके लिए, यूथ के लिए, स्टूडेंट्स के लिए और एमएसएमई के लिए। कहाँ पे, अरुणाचल प्रदेश। अब देखिए क्या होता है, आप बैंक से लोन लेने जाते हैं, तो बैंक में वहाँ पे लोन देने के लिए एक एम्प्लॉय बैठा होता है, वो आपको सारी चीज़ों के बारे में जानकारी देता है। उसी प्रकार अगर आप एमएसएमई के थ्रू अगर किसी नया उद्योग डालने जा रहे हैं, तो उसमें क्या होगा, किसी कंपनी को आप रजिस्टर करेंगे तो उसके लिए भी रेगुलेशन होगा। वो कंपनी आगे कैसे चलेगी, उसका लास्ट में किस तरीके से इनकम टैक्स फाइल करना पड़ेगा, और भी जो कंपनी से रिलेटेड, एक कंपनी बनाने से रिलेटेड नियम कायदे होते हैं, वो सारे कैसे फॉलो किए जाएंगे, आगे उसमें किस तरीके से बढ़ावा कर सकते हैं, उसको आगे किस तरीके से विस्तार कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें किसी न किसी के द्वारा बनाई जाएगी। जब आप ये खुद से करेंगे तो एक तो टाइम कंज्यूमिंग होगा, दूसरा इसकी लागत बढ़ जाएगी, क्योंकि ये अपने आप में है ही क्या, माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस, इसके पास इतना बजट नहीं होता। ये जो छोटे व्यवसाय होते हैं, इनका बजट इतना कम होता है कि इनको गाइड करने के लिए सही डायरेक्शन में, ये सारे नियम कायदे बनाने के लिए और रेगुलेशंस करने के लिए एक क्या किया गया है, कॉर्पोरेट मित्र स्कीम किया गया है, जिसमें जो स्टूडेंट्स हैं, यूथ है और एमएसएमई के ही लोग हैं, उनको ट्रेनिंग दी जाएगी। ठीक है, जिस वेबिनार के थ्रू। द कॉर्पोरेट मित्र स्कीम लॉन्च बाय द मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। इसका एम क्या है, क्रिएट अ सर्टिफाइड केडर ऑफ कॉर्पोरेट मित्रास। ठीक है, सर्टिफाइड केडर बनाएंगे कॉर्पोरेट मित्रास, जो प्रोवाइड करेगा अफोर्डेबल बिजनेस कंप्लायंस, अकाउंटिंग और एडवाइजरी सर्विसेज टू एमएसएमई। ठीक है, आप जिम में भी जाते हैं तो वहाँ क्या होता है, ट्रेनर होता है, वो आपको प्रॉपर एक्सरसाइज बताता है कि इस फॉर्म में लगेगी, आज के दिन आपको ये एक्सरसाइज लगानी है। उसी प्रकार से क्या करेंगे, ये जो कॉर्पोरेट मित्राज हैं, इनको ट्रेनिंग दी जाएगी, और ये सर्टिफाइड रहेंगे सरकार की तरफ से, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स की तरफ से। ठीक है, और ये क्या करेंगे, ये सारी चीजें करेंगे, बिजनेस में कंप्लायंस करेंगे, अकाउंटिंग के दौर में काम करेंगे और एडवाइजरी देंगे, किसको, एमएसएमईज को। नेक्स्ट देखते हैं इसमें, द स्कीम सिक्स टू रिड्यूस रेगुलेटरी एंड सेक्रेटरी कंप्लायंस बर्डन। ठीक है, ये जो काम, ये सारे काम आप खुद से करेंगे तो एक तरीके से बर्डन आएगा। इम्प्रूव ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, आपका काम तो क्या है, बिजनेस करना है, ताकि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस होता रहे। एंड इक्विंग यंग ग्रेजुएट विद इंडस्ट्री रिलेवेंट स्किल्स, ये फ्री की क्या हो गई है, इन यंग ग्रेजुएट्स के लिए इंटर्नशिप हो गई है, टू इनहांस एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज। इससे क्या होगा, इनको एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटीज मिलेगी। ठीक है, इन इट्स इनिशियल फेज द प्रोग्राम एम्स टू ट्रेन 2000 पार्टिसिपेंट्स अक्रॉस इंडिया। इसके जो पहले फेज में 2000 पार्टिसिपेंट्स को ट्रेन किया जाएगा, जिसमें 200 सीट रिजर्व की गई है नॉर्थ ईस्टर्न रीजन के लिए, जिसमें अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, असम, त्रिपुरा, मिजोरम, ये सारे स्टेट्स हैं, मेघालय। ठीक है, और कैंडिडेट्स की बात करें तो जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स आर एलिजिबल फॉर 50% का कंसेशन रहेगा, चाहे वो रजिस्ट्रेशन की बात करें और या फिर ट्रेनिंग फीस की बात करें। ठीक है, प्रमोटिंग ग्रेटर पार्टिसिपेशन एंड रीजनल कैपेसिटी बिल्डिंग। आपको समझ में आया है सारी चीजें? यस। नेक्स्ट देखते हैं अपन, इंडिया ने उद्घाटन किया है किसका, फर्स्ट डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री मेडिसिन। मिलिट्री मेडिसिन का फर्स्ट डिपार्टमेंट कहाँ पे स्टार्ट हुआ है, लखनऊ में हुआ है। अभी किसने किया है, इंडिया ने किया है। तो देखते हैं इस न्यूज को। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह वर्चुअली इनॉग्रेटेड इंडियाज फर्स्ट डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री मेडिसिन एट कमांड हॉस्पिटल सेंट्रल कमांड लखनऊ। सेंट्रल कमांड जो इंडियन आर्मी का सेंट्रल कमांड है, जो कि लखनऊ में, वहां पे राजनाथ सिंह ने फर्स्ट डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री मेडिसिन स्टार्ट किया है। अब इसमें क्या होगा, आप देखते हैं कि जो मिलिट्री कॉलोनीज होते हैं, वहाँ पे मिलिट्री हॉस्पिटल्स होते हैं, लेकिन ये मिलिट्री मेडिसिन क्या हुआ, मिलिट्री मेडिसिन आर्म फोर्स के लिए होगा, जिसमें आर्मी, एयरफोर्स, नेवी तीनों होगी। अभी कब के लिए होगा, एक तो बॉर्डर एरिया में मेडिकल ट्रीटमेंट देने के लिए। ठीक है, युद्ध के समय अगर कोई टेररिज्म का ऑपरेशन चल रहा है, तो उस समय एग्जैक्ट वहां पे जाके क्या देना है, मेडिकल फैसिलिटी देनी है। हम बात करें, कभी भी पीस कीपिंग फोर्स रखी जाती है,
तो वहाँ पे भी ये डिपार्टमेंट काम करेगा। ये डिपार्टमेंट और कहाँ पे काम करेगा? ये डिपार्टमेंट जहाँ पे नेचुरल डिजास्टर्स आते हैं और वहाँ पे इंडियन आर्म फोर्स जाके मदद करती है, और अगर किसी इंडियन आर्म फोर्स के पर्सनल को चोट पहुंचती है, नुकसान होता है, तो ये वहाँ पे अपनी सप्लाई देगा। और क्या करेगा? ये हाथों हाथ वहाँ पे ऑपरेशन भी कर सकता है। तो ऐसी काफी चीजें क्या होगी, एक मोबाइल लोकेशन बना दी जाएगी जहाँ पे भी ये एक्ट हो रहा है। नेक्स्ट देखते हैं इसमें अपन, स्टैब्लिश अंडर द डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ मेडिकल सर्विसेज आर्मी, द डिपार्टमेंट विल सर्व एज अ सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर आर्म फोर्स मेडिकल सर्विसेज। ठीक है, इट विल प्रोवाइड, ये क्या प्रोवाइड करेगा? स्ट्रक्चर्ड एजुकेशन। ठीक है, पहले तो स्ट्रक्चर्ड एजुकेशन देगा इन सब के लिए जिसकी हमने बात कर ली है, और पोस्ट ग्रेजुएट ट्रेनिंग देगा ये, इंडिजीनियस रिसर्च करेगा, एंड स्पेशलाइज्ड एक्सपर्टाइज इन कॉम्बैट मेडिसिन, यानी कि युद्ध के समय कॉम्बैट सर्जरी करेगा, ट्रोमा केयर, यानी कि किसी व्यक्ति को बहुत ज्यादा घाव हो रहा है, तो ट्रोमेटिक सिचुएशन हो रही है, तो वहां पे जाके हेल्प करेगा, बैटल फील्ड मेडिकल प्रिपेयर्डनेस, इन सारी चीजों की यहाँ पे पढ़ाई होगी, और ये आगे जाके आर्म फोर्सेस के लिए हेल्पफुल रहेगा। द डिपार्टमेंट विल फोकस ऑन मिलिट्री ट्रॉमा एंड डैमेजेस कंट्रोल, कॉम्बैट साइकेट्री, इमरजेंसी मेडिसिन, डिजास्टर मेडिसिन, ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस एंड डिजास्टर रिलीफ, एंड पीस कीपिंग, केमिकल, बायोलॉजिकल, रेडियोलॉजिकल, न्यूक्लियर एक्सप्लोसिव, मेडिकल रेस्पॉन्स। तो सारी चीज़ों का ज्ञान यहाँ पे दिया जाएगा, और ऐसी कोई भी सिचुएशन आती है जिसकी बात हम यहाँ पे कर चुके हैं, वहाँ पे जाके रेस्पॉन्स किया जाएगा। द इनिशिएटिव स्ट्रेंथन्स इंडिया डिफेंस मेडिकल प्रिपेयर्डनेस, सपोर्ट्स indigenous capability development, and complements the response global military medicine center under the रक्षा स्ट्रेटजी विजन 2026-30। ठीक है, ये किसके अंतर्गत हो रहा है? रक्षा स्ट्रेटजी विजन, जो कि 2026 से 30 के बीच में अपनाई गई है। तो सारी चीजें हमने देख ली है, कहाँ पे हुआ है? ये लखनऊ में हुआ है, सेंट्रल कमांड में। नेक्स्ट देखते हैं अपन, इंपॉर्टेंट न्यूज है, सीनियर सीपीआई माओइस्ट लीडर मिशिर बेसरा अरेस्टेड। ठीक है, जो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया माओइस्ट है, जिसको इंडिया की गवर्नमेंट ने बैन कर दिया था, उसके लीडर को, इसका नाम है मिसिर बिसरा, को अरेस्ट कर लिया गया है। कहाँ पे? झारखंड में। मिसिर बिसरा अ सीनियर लीडर ऑफ द बैन, को बैन किया गया है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया माओइस्ट, इसको अरेस्ट किया गया है झारखंड में। और एक ये प्रोग्राम चलाया गया था, या फिर ऑपरेशन चलाया गया था, किसके द्वारा? इंटेलिजेंस ब्यूरो, आईबी, झारखंड पुलिस, सीआरपीएफ, और झारखंड पुलिस का ही एक एंटी नक्सलिज्म यूनिट है जिसका नाम है झारखंड जगुआर, उन चारों के द्वारा ये ऑपरेशन चलाया गया। ही वॉज द लास्ट एक्टिव पॉलिट ब्यूरो एंड सेंट्रल कमिटी मेंबर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। पॉलिट ब्यूरो क्या होता है? कि जो ऑर्गेनाइजेशन है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया माओइस्ट, उसमें जो हेड होगा, जो मेन डिसीजन लेगा, कुछ लोगों का ग्रुप होता है, उसी को क्या बोलेंगे? पॉलिट ब्यूरो बोलेंगे। तो ये लास्ट आदमी था, इसको पकड़ लिया, एंड मोर देन 2 करोड़ इन कॉम्बाइंड रिवार्ड्स। झारखंड और उड़ीसा की गवर्नमेंट ने इस व्यक्ति पे 2 करोड़ से ज्यादा का इनाम राशि दे रखी थी। बिसरा हैड बीन एब्सकॉन्डिंग फॉर नियरली 2 डिकेड्स एंड फेस्ड ओवर 150 क्रिमिनल केसेस। उसके पास 150 क्रिमिनल केसेस थे। इसको 2007 में पकड़ लिया था, लेकिन जब ये कोर्ट में जा रहा था 2009 में, 2009 की बात करें, तो वहां पे नक्सल का अटैक हो गया था, और इसको वहां से छुड़ा लिया गया। और इस पे केसेस कहाँ कहाँ चल रहे हैं? कौन कौन से राज्य में? झारखंड, बिहार, उड़ीसा और छत्तीसगढ़। तो ये है मिसिर बिसरा। अब कम्युनिस्ट पार्टी माओइस्ट क्या करते हैं? ये एक ऐसी पार्टी होती है जो चाहती है कि हम शस्त्र उठाएं और सत्ता परिवर्तन कर दें इस देश में। ठीक है, तो ये कब से चला? एक तरीके से आप देख लीजिए, द सीपीआई माओइस्ट फॉर्म इन 2004। ये जो यूनिट थी कब बनी थी? 2004 में। इज अ बैंड लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिस्ट। लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म क्या होता है, इसको समझते हैं हम। 1967 की बात है, वेस्ट बंगाल के नक्सलबारी इलाके में, चाहे बात करें लैंड रिफॉर्म्स के लिए, चाहे हम बात करें फार्मर्स के राइट्स के लिए, इसके लिए कई मूवमेंट चले गए। और इस मूवमेंट में क्या हुआ? इन लोगों ने आर्म्स भी उठा ली, यानी कि
लैंड रिफॉर्म्स के लिए और फार्मर्स राइट्स के लिए वेस्ट बंगाल के नक्सलबारी इलाके में लोगों ने आर्म्स उठा लिए थे और वो वहां की सत्ता को परिवर्तन करना चाहते थे। तो इसी से यानी कि नक्सलबारी से जो एक मूवमेंट का स्थापना हुई, इसी को क्या बोलेंगे, नक्सलिज्म बोलेंगे। और ये नक्सलिज्म कहाँ कहाँ फैला हुआ है देखिए, ये पूरा कॉरिडोर है, इसी को क्या बोलते हैं अपन, रेड कॉरिडोर। तो ये सारी बातें हमने देख ली है नक्सलिज्म के रिगार्डिंग, लेकिन धीमे धीमे ये पूरे देश से खत्म होता जा रहा है। तो दिस इज ऑल अबाउट, हमने सारी न्यूज को कवर कर लिया है। आज का हमारा रैप अप क्विज रहेगा, इंडियन शूटर ईशा सिंह won the gold medal in which event at women's 10 meter air pistol, option B is women's 25 meter pistol, option C is 50-meter rifle 3 position and option D is women's skate। जो ईशा सिंह है उन्होंने कौन सी कैटेगरी में गोल्ड मेडल जीता है, ठीक है। तो आपको इसका आंसर कमेंट बॉक्स में करना है और आपको इस सेशन को शेयर करना है, डेली क्लासेस के साथ बना रहना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग विद अभ्यस्त क्लासेस।